जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितनी सीमा पार रेल लिंक विकसित करने पर सहमति हुई है? आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये जो 2 परियोजनाएं हैं ये रेलवे से संबंधित परियोजनाएं हैं और ये भारत और भूटान में विकसित की जाएंगी, यानी कि इनकी लंबाई जो होगी वो भारत और भूटान के बीच होगी। तो भारत और भूटान ने 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई सीमा पार रेल परियोजनाओं को विकसित करने पर सहमति जताई है। तो जो पहली परियोजना होगी वो कोकराझार असम से लेकर गेलेफू भूटान तक होगी, जिसकी लंबाई होगी 69 किलोमीटर, जिसमें से दोस्तों 2.39 किलोमीटर का जो भाग होगा वो भूटान की सीमा में आएगा। दूसरी परियोजना की बात करें तो बनारहाट पश्चिम बंगाल से लेकर समत से भूटान तक 20 किलोमीटर लंबी परियोजना होगी, जिसकी लागत 577 करोड़ रुपए होगी। अब ये जो 2 लिंक परियोजनाएं हैं, रेल लिंक परियोजनाएं हैं, इनका उद्देश्य ये है कि भारत और भूटान के बीच जो ट्रेड है और इसके अलावा टूरिज्म है इसको बढ़ाया जाए और लोगों की जो आवाजाही है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। रेलवे की बात हुई है तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो भारत की सबसे रफ्तार वाली ट्रेन कौन बनी है? नमो भारत ट्रेन। इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जो सोनाली मिश्रा हैं वो आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। और भारतीय रेलवे ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्ट का ट्रायल रन अभी हाल ही में पूरा किया है। भारत ने इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है उसमें अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है। अच्छा दोस्तों, अगर आप करेंट अफेयर्स को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलने वाली है। अभी हाल ही में जो मारुति सुजुकी है इसने मानेसर हरियाणा में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई है 51.38 किलोमीटर। मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी जी ने। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी उनकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल है, ये जॉर्जिया मेलोनी की जो आत्मकथा है उसका भारतीय संस्करण है, यानी कि ये पुस्तक भारत में इस नाम से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इस आत्मकथा में जॉर्जिया मेलोनी के जीवन और उनके विचार और राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से वो मतलब राजनीतिक जीवन जीती हैं, उनके विचार क्या हैं, उनका जीवन किस प्रकार से रहा है, ये सब बातें आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगी। मोदी जी ने प्रस्तावना में मेलोनी की जीवन यात्रा को साहस, सेवा और सिद्धांतों से भरी हुई बताया है और इसे उनकी मन की बात की तरह कहा है। दोस्तों भारत में ये जो पुस्तक लॉन्च की जाएगी ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाएगी अक्टूबर 2025 में। इस पुस्तक का जो अमेरिकी संस्करण था उसकी प्रस्तावना डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने लिखी थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, तो उसने इसकी प्रस्तावना लिखी थी। और भारतीय संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। दोस्तों 2025 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करते हैं। जैसे द मैन हु बिकेम सिनेमा को लिखा है अशोक चोपड़ा ने, द कॉन्शियस नेटवर्क को लिखा है सगाटा श्रीनिवास राजू ने, द राइज ऑफ द हिटमैन को लिखा है आर कौशिक ने, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को लिखा है DY चंद्रचूड़ जी ने, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें रोहित शर्मा के बारे में बताया गया है। MS स्वामीनाथन
द मैन हु फेड इंडिया को लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग को लिखा है शक्ति गुरुंग ने। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किया था अमित शाह जी ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक को लिखा है कैप्टन S.N. अहमद ने। ए बिलियन बटरफ्लाइज को लिखा है जगदीश शुक्ला ने। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को लिखा है शिखर धवन ने। तो शिखर धवन वाली पुस्तक और जो रोहित शर्मा वाली पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन, ये आपको याद रखनी है। और ये भी याद रखनी है D.Y. चंद्रचूड़ वाली पुस्तक जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो ये 3 पुस्तकें आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों में बाल विवाह के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 69% की गिरावट दर्ज की गई है। तो भारत में जो बाल विवाह के मामले हैं उनमें गिरावट देखी गई है, यानी कि अब बाल विवाह के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं। तो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन यानी JRC की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है टिपिंग पॉइंट टू जीरो ए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। तो इसमें यह बताया गया है कि लड़कियों के बाल विवाह के जो मामले हैं उसमें 69% की कमी आई है और लड़कों में 72% की कमी आई है। इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रन ने तैयार किया है। असम ने बड़ी सफलता प्राप्त की है जहां पर लड़कियों का जो बाल विवाह है उसमें 84% की गिरावट आई है। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार में 70% की गिरावट आई है। राजस्थान में 66% और कर्नाटका में 55% की कमी आई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 3 सालों में लड़कों में बाल विवाह के मामलों में 88% की गिरावट देखी गई है। तो ये कुछ रिपोर्ट जारी की गई है बाल विवाह से संबंधित, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात हुई है, सूचकांक की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट 2025 को हाल ही में जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा। इसमें 193 देश शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर रहा है, भारत 130वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया था। इसमें 180 देश शामिल थे। नॉर्वे टॉप पर रहा है, भारत को 151वां स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें 170 देश शामिल थे, भारत को 36वां स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 को IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था। 163 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड टॉप पर था, भारत का स्थान 115वां रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। 180 देश इसमें शामिल थे। डेनमार्क टॉप पर रहा है, 96वां इसका स्थान रहा है। भारत का स्थान 96वां रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसको globalfirepower.com के द्वारा जारी किया गया था। 145 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका टॉप पर, भारत को 4था स्थान हासिल हुआ था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो अभी हाल ही में जारी किया गया है तो इसको हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया था। 195 देश इसमें शामिल थे। सिंगापुर टॉप पर और भारत को 77वां स्थान हासिल हुआ था। तो ये इंडेक्स आप नोट जरूर करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है जिसके दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य में अभी हाल ही में बथुकम्मा महोत्सव आयोजित किया गया है जिसके दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। और दोस्तों, ये जो बथुकम्मा महोत्सव आयोजित किया गया था ये हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में किया गया था। इस महोत्सव के दौरान लगभग 7 टन फूलों से सजी 63.1 फीट ऊंची और 11 फीट चौड़ी बथुकम्मा सजावट बनाई गई थी जो अब तक की सबसे बड़ी पुष्प सजावट मानी गई है। तो ये पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दूसरा रिकॉर्ड बना है कि 1354 महिलाओं के द्वारा एक साथ समन्वित पारंपरिक प्रदर्शन किया गया था। तो ये भी दूसरा रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड बनाए गए हैं। यहाँ पर एक उत्सव की बात हुई है तो कुछ इम्पॉर्टेंट उत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे बेहे दैन खलम उत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया है। मेमोंग महोत्सव मेघालय में, हरेला उत्सव उत्तराखंड में, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में, रममान उत्सव 2025 उत्तराखंड में, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में, अम्बुबाची मेला असम में, वोनालू उत्सव 2025 तेलंगाना में,
सिरुई लिली उत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया है। चेइरा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर में, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में, अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया है केरल राज्य में, सरस्वती पुष्करलू कुंभ 2025 तेलंगाना राज्य में, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में, और राष्ट्रीय जनजाति युवा उत्सव 2025 मिजोरम में, न्यू कॉम ईलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में और खुबानी उत्सव लद्दाख राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि चेतावनी प्रणाली यानी AVAS को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2027। तो देखिए, भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और भारत सरकार ने ये कहा है कि 1 अक्टूबर 2027 से जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनमें ध्वनिक चेतावनी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अब ये सिस्टम क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि आप सभी लोगों ने अंदाज़ा किया होगा, आप अनुभव किया होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं तो वो कोई आवाज़ नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, उसके पीछे वाहन आ रहा है या उसके साइड में वाहन आया है, तो वो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे से वाहन आ रहा है, बगल से वाहन आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो 2027 से इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे उनमें ध्वनिक चेतावनी प्रणाली लगाई जाएगी जो एक कृत्रिम ध्वनि पैदा करेगी, जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई वाहन पीछे से आ रहा है, बगल से आ रहा है, तो जिससे व्यक्ति अलर्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिलजीत दोसांझ को 2025 में किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। तो दोस्तों, एक्टर और गायक हैं दिलजीत दोसांझ, तो उन्हें 2025 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्हें ये जो नॉमिनेशन मिला है इम्तियाज़ अली के द्वारा जो निर्देशित बायोपिक फिल्म है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, तो उनमें उनका जो दमदार प्रदर्शन था उसके लिए उन्हें ये नॉमिनेशन मिला है। इस फिल्म में उन्होंने पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायक अमर सिंह चमकीला का किरदार निभाया है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की बात करें तो टेलीविज़न की दुनिया में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता को सम्मानित करने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन टीवी कार्यक्रमों और कलाकारों को दिया जाता है जो अमेरिका के बाहर निर्मित होते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो BSF ने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या DSS। तो इस प्रणाली के माध्यम से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसको डेवलप किया गया है। दोस्तों, इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से घुसपैठ और तस्करी को रोका जा सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? BSF ने लॉन्च किया है। दोस्तों, BSF की बात करते हैं तो इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दलजीत सिंह चौधरी इसके वर्तमान में DG हैं। 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, जो BSF है ये खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर रक्षा करने का काम करता है। AI से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं तो गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। ओपन AI ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है। 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है। आंध्र प्रदेश में देश का पहला AI प्लस कैंपस खुलेगा। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली AI न्यूज़ एंकर अंकिता लॉन्च की है। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क ने ग्रोक 3 AI का अनावरण किया है। महाराष्ट्र में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी। अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम तैयार किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट करें।
बच्चों से वादा यानी कि प्रॉमिस टू, अगला क्वेश्चन है बच्चों से वादा यानी प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान किन दो संस्थाओं ने मिलकर के शुरू किया है? आंसर हो जाएगा आईसीसी और यूनिसेफ। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के बच्चों से वादा नामक अभियान शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। तो अभी इसकी शुरुआत आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान की गई है। तो दोस्तों, इसका जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जा रहा है। ये शुरू हो चुका है। तो इसी दौरान बच्चों से वादा नामक एक अभियान शुरू किया है आईसीसी और यूनिसेफ ने। बात करते हैं यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा प्रदान करना। 190 से अधिक देशों में ये एक्टिव है। वर्तमान में इसकी कार्यकारी निदेशक है कैथरीन रसेल। आदर्श वाक्य इसका फॉर एवरी चाइल्ड यानी हर बच्चे के लिए इसका आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राजीव वर्मा को। तो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजीव वर्मा, तो उन्हें दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली राजधानी है। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की 70। यहाँ का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 86.34% है। गौरैया यहाँ का राजकीय पक्षी है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तोमर राजपूतों ने। अगला क्वेश्चन है क्रिस वोक्स किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने 15 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अब संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने करियर में 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 मैच खेले हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो आंद्रे रसेल ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये वेस्टइंडीज़ के थे। ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है। निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये वेस्टइंडीज़ के थे। हेनरिक क्लासेन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये साउथ अफ्रीका के थे। पेपेरीना ने फुटबॉल से संन्यास लिया है। ये स्पेन के थे। विराट कोहली ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। और रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। यहाँ पर क्रिकेट नहीं, टेस्ट क्रिकेट है। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास लिया है। टी20 से भी ये संन्यास ले चुके हैं। वंदना कटारिया की बात करें तो इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है ये प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है विजेता 500। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आई है, तो इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। एशिया कप 2025 किसने जीता है? भारत। ऑल इंडिया ने हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की है? अंडमान द्वीप समूह। भारत ने सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में किस देश को हराया? बांग्लादेश। विकसित भारत रन 2025 कितने देशों में आयोजित की गई है? 100 से अधिक। और वर्ष 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला है? सोनू निगम। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? श्रीश चंद्र मुर्मू। बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति में किस पूर्व क्रिकेटर को शामिल किया गया? प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी। 2025 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? डीआरडीओ। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए हैं? ईरान। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन डिस्कस करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1984 में हुई थी। विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा।
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। और रहनुमाई माज दयान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो एशिया कप आयोजित किया गया है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, वो अभिषेक शर्मा रहे हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अभिषेक शर्मा बताया हुआ है। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आप ऐप को जरूर इंस्टॉल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएगी। और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और यहाँ पर आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो इनको आप ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के।